दोस्तों, हमने बचपन से पैसे के बारे में जो बातें सुनी, बड़ों को जो करते देखा और एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जिसमें ज़्यादातर लोग ये समझ नहीं पाते कि सिस्टम असल में काम कैसे करता है, और हम भी वही मिस्टेक्स करने लगे हैं। आज लाखों लोग पैसों को लेकर स्ट्रेस में हैं। लोग दिन में 10-10 घंटे काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनके एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो पा रहे। वे बस सोचते हैं कि सैलरी बढ़ जाएगी या बेटर जॉब मिल जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम पैसों की है ही नहीं। प्रॉब्लम उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। जो लोग टॉप 1% में हैं, वे पैसे, माइंडसेट और सिस्टम के बारे में कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो ज़्यादातर लोगों को कभी सिखाई ही नहीं गई, और यही आज की वीडियो का टॉपिक है। अगर मैं कहूँ कि हमें ऐसा रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है तो कोई गलत नहीं होगा। ये वीडियो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन शायद ये आपके लिए एक आई ओपनिंग वीडियो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रीज़न नंबर 1, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, नौकरी करो, घर बसाओ और 60s में रिटायर हो जाओ। और लाखों लोग यही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं, पूरी लाइफ मेहनत करते हैं और रिटायरमेंट तक पहुंचकर देखते हैं तब भी उनके पास कुछ खास नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान बना था और उसका पर्पज़ था वर्कर्स तैयार करना, ऐसे लोग तैयार करना जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, टाइम पर आएँ और अपने टाइम के बदले पैसे ले जाएं। इस सिस्टम ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से किया और आज भी कर रहा है। टॉप 1% लोग ये बात समझते हैं, इसलिए वे सिर्फ पैसा कमाते नहीं हैं, वे पैसे को स्टडी करते हैं। उनके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एक दूसरी लैंग्वेज की तरह है, और शायद दुनिया की सबसे वैल्यूएबल लैंग्वेज की तरह। दूसरी तरफ ज़्यादातर लोग अपनी फेवरेट स्पोर्ट्स टीम के हर प्लेयर का नाम बता सकते हैं, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि उनका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है या इस साल अपने डेट पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। इसलिए अभी से सीखना शुरू कर दो। ऐसी बुक्स पढ़ो जो तुम्हारा माइंडसेट बदलें। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, आई विल टीच यू टू बी रिच, लर्न टू अर्न, ये कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपके माइंड के दरवाजे खोल सकती हैं। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बुक्स उन लोगों के लिए हैं जिन्हें ये सब ग्रोइंग अप कभी सिखाया ही नहीं गया। और सच मानो, कभी कभी एक अच्छी बुक तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह से बदल सकती है। रीज़न नंबर 2 पर बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो चुपचाप लोगों की फाइनेंशियल लाइफ को बर्बाद कर रही है, लेकिन जिसके बारे में कोई खुलकर बात ही नहीं करता। एक एवरेज इंसान रोजाना लगभग 1000 से 2000 एड्स देखता है, और हर एड का सिर्फ एक ही गोल होता है, तुम्हें यह फील कराना कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है। इस प्रोडक्ट के बिना तुम इनकम्प्लीट हो, या फिर ये चीज़ खरीद लोगे तो तुम ज़्यादा खुश हो जाओगे, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे, ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे और लोग तुम्हें ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। पिछले साल अमेरिकन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री ने $400 बिलियन से ज़्यादा खर्च किए थे। इतना पैसा जो कई देशों की पूरी इकोनॉमी से भी बड़ा था। तुम्हारे स्पेंडिंग बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कंपनीज सिर्फ डिज़ाइनर्स हायर नहीं करती, वे साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट और डाटा एनालिस्ट भी हायर करती है, ताकि वे समझ सकें कि तुम्हारे दिमाग के कौन से इमोशनल बटन्स दबाने हैं ताकि तुम पैसे निकालो। इसे कंज्यूमर साइकोलॉजी कहते हैं, और इसका रिजल्ट है एक ऐसी दुनिया जहां स्पेंडिंग ही आइडेंटिटी बन चुकी है। तुम कौन सी कार चलाते हो वही तुम्हारा स्टेटस बन गया है। तुम्हारे कपड़ों पर लोगो कौन सा है वही तुम्हारी वैल्यू डिफाइन करता है। 2022 में हमारी कंट्री के लोगों पर 1.3 लाख करोड़ का क्रेडिट कार्ड डेट था, जबकि 2025 में ये बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए हो गया, और ये हमारी बढ़ती हुई स्पेंडिंग्स को दिखाता है। टॉप 1% लोग मार्केटिंग से इम्प्रेस नहीं होते क्योंकि उन्हें खुद को ट्रेन किया होता है। वे शॉपिंग इमोशन से नहीं करते बल्कि इम्पैक्ट से करते हैं। वे पहले ये डिसाइड करते हैं कि ये चीज़ मेरी नेटवर्थ पर क्या असर डालेगी, इसलिए नहीं कि ये मुझे अगले 4-5 दिन के लिए अच्छा फील कराएगी। इमोशनल स्पेंडिंग से इंटेंशनल स्पेंडिंग की तरफ शिफ्ट होना ही शायद सबसे पावरफुल फाइनेंशियल चेंजेस में से एक है। लोगों को गरीब बनाए रखने वाली सबसे बड़ी चीज़ उनकी इनकम नहीं बल्कि उनका माइंडसेट होता है। यहीं से शुरू होता है रीज़न नंबर 3। जब कोई इंसान लगातार इस टेंशन में रहता है कि मेरे पास पैसे कम है, तो उसका दिमाग लिटरली स्लो काम करने लगता है। उसके पास क्लियर डिसीजंस लेने के लिए, लॉन्ग टर्म सोचने के लिए और क्रिएटिवली प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए पावर ही नहीं बचती। मतलब गरीब होना सिर्फ फाइनेंशियली एक्सपेंसिव नहीं है, ये मेंटली भी एक्सपेंसिव है। ये तुम्हें वही डिसीजंस लेने से रोक देता है जो तुम्हें उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते थे, और इस प्रकार ये एक ट्रैप बन जाता है, एक ऐसा ट्रैप जो खुद को बार बार मजबूत करता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात, ये माइंडसेट सिर्फ उन्हीं लोगों का नहीं होता जो सच में ब्रोकन है, ये उन लोगों का भी होता है जो अंदर से बिलीव करते हैं
कि मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा। चाहे उनकी इनकम कितनी भी हो, 1 लाख कमाने वाला इंसान भी उतना ही फाइनेंशियली ट्रैप्ड फील कर सकता है जितना 30,000 कमाने वाला। क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ बैंक बैलेंस की नहीं होती, बिलीफ सिस्टम की होती है। जैसे अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं, सेविंग्स का क्या फ़ायदा, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाएगी, इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, ये सब मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। और यही बिलीफ्स तुम्हारी प्रोग्रामिंग बन जाते हैं। ये प्रोग्रामिंग आती कहाँ से है? हमारे बचपन से, जब तुमने बड़ों को हमेशा डर से जीते देखा, जब हर बार सिर्फ यही सुनने को मिला कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जब तुम ऐसे माहौल में बड़े हुए जहां पैसे की बात हमेशा स्ट्रेस के साथ जुड़ी रहती थी और ओपनली डिस्कस भी नहीं होती थी। लेकिन टॉप 1% लोग अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार देखा है कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जा सकती हैं, वेल्थ बिल्ड की जा सकती है। और अच्छी खबर यह है कि तुम भी इस माइंडसेट को बदल सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है। कई लोग माइंडसेट इंप्रूव कर लेते हैं, फिर भी फाइनेंशियली स्टक रह जाते हैं, क्योंकि एक और चीज़ क्वाइटली उनका फ्यूचर खा रही होती है। और यही है रीज़न नंबर 4, लाइफस्टाइल क्रीप। मान लो आपकी सैलरी बढ़ जाती है और आप महीने का 15,000 एक्स्ट्रा कमाने लगते हो। आप एक्साइटेड हो, और होना भी चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत करी है और आप डिजर्व करते हो। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगती हैं। तुम नई कार खरीद लेते हो, जोमेटो से थोड़े ज़्यादा ऑर्डर होने लगते हैं, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आ जाता है, वीकेंड ट्रिप्स थोड़ा ज़्यादा होने लगते हैं, और फिर साल के आखिर में तुम रियलाइज करते हो कि यार पैसा जा कहाँ रहा है। और यही है लाइफस्टाइल क्रीप, एक ऐसा साइलेंट वेल्थ किलर जिसके बारे में कोई तुम्हें पहले से वार्न नहीं करता। जब आप सोचते हो कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लाइफ सॉर्टेड है, एक अच्छी गाड़ी तो ले ही सकता हूँ, तो ये डिसीजन अकेले में सही लगता है। लेकिन कलेक्टिवली ये छोटे छोटे डिसीजन साथ मिलकर तुम्हारी वेल्थ को कभी ग्रो ही नहीं होने देते, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती है, लाइफस्टाइल उसे अब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन टॉप 1% लोग इनकम इंक्रीज को स्पेंडिंग परमिशन नहीं मानते। उनका पहला सवाल ये नहीं होता कि अब क्या अपग्रेड करूं, बल्कि वे सोचते हैं कि अब कहां इन्वेस्ट कर सकता हूं, कौन सा एसेट ऐड कर सकता हूं, या अपनी फाइनेंशियल लाइफ को कैसे एक्सेलरेट कर सकता हूं। उनका रूल सिंपल होता है कि जब भी इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल से पहले सेविंग्स बढ़नी चाहिए। चाहे एक्स्ट्रा इनकम का सिर्फ 50% ही क्यों ना इन्वेस्ट करो और बाकी 50% एंजॉय करो, तब भी तुम मेजॉरिटी लोगों से आगे निकल जाओगे। रीजन नंबर 5, क्रेडिट कार्ड सिस्टम। चलो रियल नंबर्स की बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड यूज करने वाले एवरेज इंसान पर अराउंड 50,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल है, और इसका एवरेज इंटरेस्ट 40% है। मतलब वह इंसान लगभग 20,000 रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में दे रहा है। और ये डेप्ट कम करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ डेप्ट को कैरी करने की कॉस्ट है। अगर कोई इंसान सिर्फ मिनिमम पेमेंट्स करता रहे तो 5 साल बाद भी वह जितना पैसा उसने ओरिजिनली बोरो किया था उससे कहीं ज्यादा वापस दे चुका होगा, और फिर भी डेट बाकी हो सकता है। ये लोन नहीं है, ये गरीब बने रहने का सब्सक्रिप्शन है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज में से एक है। 2025 में HDFC ने 73,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया, और उस प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा उन फीस और इंटरेस्ट से आया जो लोगों ने पे किए। टॉप 1% लोग फीस को लेकर ऑब्सेस्ड होते हैं। वे क्रेडिट कार्ड्स का पूरा बिल हर महीने पे करते हैं, रिवॉर्ड्स लेते हैं, इंटरेस्ट नहीं देते। तुम्हें यह सब शुरू करने के लिए वेल्दी होने की जरूरत नहीं है, बस अवेयर होने की जरूरत है। आपको अपने सारे अकाउंट्स चेक करने चाहिए, कहाँ अननेसेसरी फीस कट रही है, किस डेट पर कितना इंटरेस्ट जा रहा है, क्योंकि ये कॉस्ट ज्यादा दिखाई नहीं देती, इन्हें क्वाइटली छुपाया जाता है, और तुम्हारा काम है उन्हें ढूंढकर एक एक करके खत्म करना। रीजन नंबर 6, बहुत से लोग खासकर 20s और अर्ली 30s में अनजाने में पुअर होने को ही अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गरीब रहना चाहते हैं, लेकिन उनके हैबिट्स, सोशल सर्कल और डिसीजंस सब कुछ उस इंसान की तरह होता है जो मान चुका होता है कि उसके पास कभी पैसे नहीं होंगे। मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, मुझे इन्वेस्टिंग कभी समझ ही नहीं आएगी, अमीर लोग बस किस्मत वाले ही होते हैं, जब ज़्यादा कमाऊंगा तब सेविंग शुरू करूंगा। ये सिर्फ थॉट्स नहीं है, ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं। हैबिट बिल्डिंग की सबसे पावरफुल बुक एटॉमिक हैबिट्स के अनुसार रियल चेंजेस गोल से नहीं आते, बल्कि आइडेंटिटी से आते हैं। जब तुम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो तुम सिर्फ एक इन्वेस्टिंग ट्राई नहीं करते, बल्कि खुद को इन्वेस्टर मानने लगते हो, जिससे आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। टॉप 1% लोग खुद को वेल्थ बिल्डर्स मानते हैं, इसलिए तुम्हें भी खुद को वह परमिशन देनी होगी। आइडेंटिटी बिहेवियर को डिजाइन करती है। अब आता है आखिरी रीजन जो इन सब को कनेक्ट करता है। रीजन नंबर 7, मॉडर्न इकोनॉमी में बेसिकली 2 ट्रैक्स होते हैं। ट्रैक 1, तुम काम करते हो, तुम्हें पैसा मिलता है, तुम्हारी इनकम डायरेक्टली जुड़ी है तुम्हारे टाइम और एफर्ट से। यहाँ आपकी इनकम की एक लिमिट होती है,
जबकि ट्रैक 2 होती है ओनरशिप। अगर तुम किसी चीज़ के मालिक हो, बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और वे एसेट तुम्हारे लिए पैसे जनरेट करते हैं, चाहे तुम काम करो या नहीं। टॉप 1% लोग सिर्फ रिच नहीं हैं, वे बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हैं। इसलिए आपको भी ओनरशिप बिल्ड करना शुरू करना चाहिए। छोटी ओनरशिप भी ओनरशिप ही होती है। इंडेक्स फंड का छोटा सा हिस्सा, छोटा साइड बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी या कोई डिजिटल प्रोडक्ट, हर एसेट तुम्हें दूसरे ट्रैक पर ले जाता है और उस ट्रैक की कोई सीलिंग नहीं होती। तुम्हें जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जॉब के साथ कुछ ऐसा बिल्ड करना होगा जो तुम्हारे लिए तब भी काम करे जब तुम सो रहे हो। टॉप 1% लोग सिर्फ ज़्यादा मेहनत करके टॉप पर नहीं पहुंचे, वे सिस्टम बनाकर पहुंचे हैं जो उनके लिए काम करता था, और वही ऑप्शन तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है। तो पूरी वीडियो का सार है ऐसे रीजंस जिनकी वजह से लोग फाइनेंशियली स्टक रहते हैं, और ये सब तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन इन्हें फिक्स करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस दिन तुम ब्लेम छोड़कर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो, उसी दिन चेंज शुरू हो जाता है।